हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स माल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर आपको कुपोषण के प्रकार, लक्षण, कारण, समाधान, इसके अलावा क्या क्या रोग होते हैं बच्चों में कुपोषण के कारण, जैसे कि पीईएम है, आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ज़िरेप्थेल्मिया है, आयरन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं और बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स की कमी से बच्चे के अंदर रोग होते हैं। तो उनके बारे में भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा गोमेज क्लासिफिकेशन क्या है। गोमेज एक क्लासिफिकेशन जो है ये असेसमेंट का तरीका है, किस तरीके से बच्चे को असेस किया जाता है, मतलब आंका जाता है। तो आंकने का एक तरीका है गोमेज क्लासिफिकेशन, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी पीईएम के लिए, स्पेशली पीईएम के लिए, जिसमें हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हालांकि यहाँ भी हम पीईएम का एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आज आप माल न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पर, देन फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है कुपोषण, क्या है। सबसे पहले आपको कुपोषण समझना होगा, कुपोषण की डेफिनेशन को समझना होगा, एक लाइन में उसका अर्थ समझना होगा। तो अगर हम कुपोषण को एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी आपके कुपोषण कहलाती है। मतलब बच्चे का वजन, बच्चे की ऊंचाई जो है, उसकी जो एज है या उसकी जो उम्र है, उसकी जो ऊंचाई है, उसके अकॉर्डिंग उसका वजन नहीं है, या एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट एंड वेट नहीं है। बच्चे का जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या नहीं है, हाइट नहीं है एंड उसका वेट नहीं है। तो देन आप इसको क्या बोलेंगे, इस अवस्था को आप बोलेंगे कि बच्चा कुपोषित है। ठीक है, कुपोषण तभी होता है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते। कौन कौन से पोषक तत्व नहीं मिलते? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता एनर्जी के लिए, प्रोटीन नहीं मिलते प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग के लिए, फैट नहीं मिलता बॉडी में एनर्जी के लिए, ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो शरीर में आपके निर्माण करते हैं, शरीर में आपके सुरक्षा प्रदान करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में आपके बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उसकी जो एज है, उसकी जो आयु है, उसके अनुसार उसका वजन नहीं है, उसकी ऊंचाई नहीं है, तो आप बोलेंगे कि बच्चा कुपोषित है। ठीक है, बच्चा कैसा है? कुपोषित है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, इसके मात्रक कारण हो सकते हैं, इसके परिवार के बहुत से कारण हो सकते हैं, या बच्चे में अंदरूनी कोई कमी हो सकती है। बहुत से कारण इसके हो सकते हैं कुपोषण के। गरीबी हो सकती है, अज्ञानता हो सकता है इसका कारण। ठीक है, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल तो कुपोषण क्या है, तो शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। एक लाइन में आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कुपोषण क्या है। ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है यहाँ पर, कि शरीर को उम्र के हिसाब से संतुलित और पौष्टिक आहार उचित मात्रा में जब नहीं मिलते तो शरीर आपका कुपोषित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 साल का बच्चा है, क्योंकि जो कुपोषण देखने के लिए मिलता है वो सबसे ज्यादा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसकी संभावना बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। क्योंकि 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, 5 वर्ष तक वो इजिली बच्चे खाते पीते नहीं है। तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं ना बड़ों की तरह वो प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते। अब वो हर तरीके की सब्जी नहीं खाना पसंद करते, या हर तरीके का, मतलब उनको न्यूट्रिएंट की कोई भी जानकारी नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं लेकिन वो उतना फूड नहीं इंटेक करते। तो 5 साल से कम आयु के बच्चों में कुपोषण बहुत आसानी से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जो कुपोषण के दायरे में आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि शरीर को उसकी उम्र के हिसाब से संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 5 साल का है, ठीक है, तो उसका वेट जो है कम से कम 17 से 20 किलो के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 से 20 किलो के बीच में उसका वेट होना चाहिए। उसकी ऊंचाई भी लगभग आपके, अब मुझे इस समय सेंटीमीटर्स में नहीं समझ में आ रही कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन एक नॉर्मल जो वैल्यू दी होती है उतनी उसकी होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, एक बच्चे की ऊंचाई उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसका वेट जो रिकमेंडेशंस हैं, आईसीएमआर है या और भी बहुत सारी WHO है जो रिकमेंड करती हैं कि इतना ऊंचाई, इतना वजन होना चाहिए बच्चे का इस उम्र में, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो बच्चा कैसा है? वो बच्चा आपके कुपोषित है। तो ये हो गया कुपोषण। क्या हो गया ये? कुपोषण, माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन की आपके डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि कुपोषण चक्र क्या है। देखिए, माल न्यूट्रिशन की एक साइकिल है, एक चक्र है। क्या होता है वो चक्र? आप सभी को पता है कि एक कुपोषित माँ, अगर एक माँ कुपोषित है, उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसकी बॉडी बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो एक कमजोर बच्चे को ही जन्म देती है। और ये कुपोषण चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, क्योंकि कुपोषित लड़कियों में कुपोषित माँ बनने की संभावना अधिक होती है। अगर वो कुपोषित है, उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो एनीमिक है, तो बच्चे में भी 100% गारंटी कि बच्चा एनीमिक होगा। या उसको थायराइड की समस्या है, तो बच्चे में भी थायराइड की समस्या 100% होगी। या उसको डायबिटीज है, तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि बच्चा भी डायबिटिक होगा। तो सबसे पहले तो किसको हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है? एक माँ को, क्योंकि एक माँ ही बच्चे को जन्म देती है। जब एक माँ ही आपके जो है बीमार है, तो ऑब्वियसली उसका बच्चा भी बीमार ही होगा। ठीक है, उसमें कम वजन के कम वजन का बच्चे को जन्म देगी, उसकी स्थिति जो है खराब होगी बच्चे की। और इस प्रकार कुपोषण का जो चक्र है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अब मान लीजिए एक माँ है, उसको डायबिटीज है, ठीक है, तो उसके बच्चे में भी डायबिटीज होगा। अब वो जो लड़की है या जो लड़का है, वो भी आगे क्या करेगा? उस बीमारी को ट्रांसफर करेगा। तो ये चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इसके लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी डायबिटीज मान लीजिए टाइप 2 है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब आपके खाने पीने की हैबिट्स की वजह से वो बीमारी आपको हुई है, तो आप अपनी खाने पीने की हैबिट्स को ठीक करके उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कुपोषण चक्र जो है, इसमें जो फीमेल बॉडी है उसका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये कुपोषण चक्र जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता रहेगा और चलता ही रहता है। ठीक है, इसको फिर से थोड़ा डिस्क्राइब देख लेते हैं और अच्छे से। अल्पपोषण का चक्र, अल्पपोषण जो है वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रकृति का होता है, जो आपके चलता ही रहता है। अल्पपोषण की शिकार सबसे पहले कौन होती है? उसकी माता होती है। फिर कम वजन वाले शिशु को जन्म देगी। कम वजन वाला शिशु आगे चलकर नव युवती बनती है, जो फिर अल्पपोषित गर्भवती महिला बनती है। बचपन और किशोरावस्था के दौरान बच्चे जो है इस चीज को और बढ़ावा देते हैं और ये चक्र पीढ़ियों तक आपके चलता रहता है। कहने का मतलब ये है, मैंने जब आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर एक मदर डायबिटिक है, तो उसकी लड़की अगर हुई है, लड़का अगर हुआ है, तो वो भी डायबिटिक ही होगा। बच्चों में ये बीमारियां बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इस तरीके से जीवन दर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो प्रकृति है ये चलती ही रहती है। इसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको हम? कुपोषण चक्र। ठीक है, अगर अल्प पोषित माता है, माता में आपके न्यूट्रिशन की कमी है, तो क्या हो रहा है? या तो फिर शीघ्र और बार बार गर्भधारण हो रहा है, बच्चों के बीच में टाइम इंटरवल्स कम है। मान लीजिए 3 साल के भीतर 3 बच्चे हो गए हैं, शारीरिक तनाव है उसे, गर्भावस्था के दौरान उसकी अच्छे से देखभाल नहीं हुई है, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसको अच्छे से पोषण नहीं मिला, तो क्या होगा? कम वजन वाले बच्चे होंगे। कम वजन वाले बच्चे होंगे तो उनमें क्या होगी? क्षमता वृद्धि कम होगी, उनके अंदर जागरूकता का अभाव होगा, उनकी भी देखभाल कम होगी। ठीक है, इसके अलावा उनको रोग पकड़ लेंगे, बहुत से संक्रमण पकड़ लेंगे। और अगर वो किशोरियां हैं और अल्पपोषित हैं और उन कम जागरूक हैं, तो सेम फिर उनके संग यही होगा, उनका कम उम्र में विवाह हो जाएगा, जल्दी जल्दी उनको फ्रिक्वेंट चाइल्ड जो है उनके जन्म लेंगे, जो कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में इंडिया के आज भी अवेलेबल है। भारत कुपोषण में बहुत नंबर 1 पे आता है। ठीक है, तो भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए 2022 तक एक अभियान भी चलाया गया है, जिसमें ये टारगेट रखा गया है कि 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम आपके ICDS है, जिसे आप आंगनबाड़ी प्रोग्राम भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि माताओं बच्चों के लिए चलती है। वो इसीलिए चलती है कि इस चक्र को क्या करा जा सके, तोड़ा जा सके, जो फीमेल है उसको अवेयर कराया जा सके कि भाई बच्चों के बीच में गैप रखो। ठीक है, कम से कम 4 साल का अंतर रखो, बार बार तुमको जो है गर्भधारण ना हो, इसका ध्यान रखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का यूज करो। इसके अलावा तुम अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना बहुत ध्यान रखो, स्ट्रेस मत लो। अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। अच्छी डाइट लो ताकि हेल्दी बच्चा जन्म ले सके। क्यों? इसी चक्र को तोड़ने के लिए। तो ये है कुपोषण चक्र। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? कुपोषण के टाइप्स। अब 2 तरीके की आपके माल न्यूट्रिशन होती है, जैसे मैंने बताया, एक है आपके अंडर न्यूट्रिशन, एक है आपके ओवर न्यूट्रिशन। अगर बच्चे का वजन, बच्चे की हाइट जो है उसकी एज के अनुसार कम है, तो इसका मतलब वो क्या है? अंडर न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं मिल रहा है? प्रॉपर मात्रा में उसको नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, पोषक तत्व। ठीक है, उसका जो आयु है उसके अनुसार उसकी ऊंचाई नहीं है, उसके अनुसार उसका वजन नहीं है, तो वो बच्चा किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो बच्चा आपके आ जाएगा अंडर न्यूट्रिशन में, मतलब अल्प पोषण में। अगर पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहा है, उम्र के हिसाब से ऊंचाई और वजन कम है, या ऊंचाई के हिसाब से वजन कम है, मान लीजिए उम्र तो
ठीक है, ऊंचाई तक भी पहुंच गया, बट वजन कम है, वेट कम है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की जो एज है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है वेट एंड हाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेट एंड हाइट उसका उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मान लीजिए एज ठीक है, हाइट ठीक है, लेकिन वेट कम है, ठीक है, या एज ठीक है, हाँ वेट ठीक है, लेकिन हाइट उसकी कम है, तो वो बौना पेन कहलाएगा। उसमें क्या कहलाएगा? वो बच्चा बौना कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है कुपोषण की? वो होती है ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, नंबर 1 होती है आपके अंडर न्यूट्रिशन, दूसरी होती है आपके ओवर न्यूट्रिशन, मतलब अति पोषण। कहने वाली बात वही है कि अधिक पोषक तत्वों को प्राप्त कर लिया है, जिससे मोटापा बच्चों में हो रहा है, अधिक वजन हो रहा है, या आहार से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि मधुमेह हो रहा है, हृदय संबंधित कुछ रोग हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी है। तो माल न्यूट्रिशन 2 में डिवाइड होता है, आपके अंडर न्यूट्रिशन में एंड ओवर न्यूट्रिशन में। सबसे बड़े कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपका वजन बच्चे का कैसा होना चाहिए? उसकी एज के अकॉर्डिंग। कैसा होना चाहिए? उसकी एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वेट एंड हाइट। जो बच्चे की एज है उसका वेट और उसका हाइट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर एज ठीक है, बच्चे का हाइट ठीक है, लेकिन उसका वेट कम है, तो भी वो ओवर न्यूट्रिशन में है। अगर बच्चे की एज ठीक है, उसका वजन भी ठीक है, लेकिन उसकी हाइट कम है, तो भी वो ओवर न्यूट्रिशन में, अंडर न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि वो बौनापन में कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि अल्पोषण के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। ना तो अंडर न्यूट्रिशन अच्छा है, ना ही ओवर न्यूट्रिशन अच्छा है, क्योंकि ओवर न्यूट्रिशन से बहुत सारी गैर संचारी रोग, जैसे हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, बहुत से रोग हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? आपके कुपोषण के क्या क्या कारण होते हैं? देखिए क्या क्या कारण होते हैं आपके कुपोषण के। वही चीज, यदि माँ कमजोर है, एनीमिक है, उसकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो गई है, बार बार गर्भ धारण कर रही है, या बार बार बहुत सारे बच्चों को जन्म दे रही है, बच्चों के बीच में गैप नहीं है, हर 2 साल पे एक बच्चा, हर 1 साल पे एक बच्चा कर रही है, तो वो बच्चे में क्या करेगा आगे? जैसे कि जो नॉर्मल इंडिया में सोसाइटीज में होता है, क्या होता है कि ज़्यादा बच्चे होने चाहिए गांव वगैरह में। जितने बच्चे होंगे उतने काम करने वाले खेत में होंगे हमारे, उतने हेल्प करने वाले होंगे। तो लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हम इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इनकी जो है हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो बच्चे का माँ का गाढ़ा दूध आता है, जैसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, अगर वो बच्चे को नहीं पिलाया गया तो इट मीन्स इस बच्चे, क्योंकि वो बच्चे में क्या करता है, वो बच्चे में बहुत सारी एंटीबॉडीज को डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बच्चे की बढ़ाता है। तो अगर आपने वो नहीं पिलाया बच्चे को, तो बच्चे का मतलब कुपोषित होना एक कारण हो सकता है बच्चे में कुपोषण का, वो भी। ठीक है, 6 माह तक केवल स्तनपान ना कराना। 6 माह तक आपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराया, क्योंकि 6 माह तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर होती है, माँ को जरूर करानी चाहिए। भले ही उसे दूध आ रहा हो ना आ रहा हो, उसे ट्राई करते रहना चाहिए। अगर वो ट्राई करेगी, और बहुत सारे आजकल टेक्निक्स होती हैं जिससे माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराए, तो बच्चे को क्या होगा? कुपोषण उसमें कम होगा, मतलब उसमें जो कह सकते हैं संभावना है कुपोषित होने की, वो कम होगी। इसके अलावा उम्र की तुलना में सही समय पर बच्चे को उचित मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं देना। अब बच्चा 6 माह से ऊपर हो गया, लेकिन उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखा हुआ है, उसको ऊपर जो फूड देना चाहिए वो देना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो ये भी कुपोषण का कारण होगा कि नहीं हम तो सिर्फ भाई दूध ही पिलाएंगे। तो ये भी क्या है? ये भी कारण है। या इसके अलावा बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, बच्चों को जो है सब्जियां, फल, इन सब से दूर रखा गया, उन्हें नहीं खाने को दिया जा रहा है, जंक फूड्स पे ही उनको रखा गया है। ठीक है, तो भी बच्चों में क्या होता है? कुपोषण का बहुत से कारण हो सकते हैं कुपोषण के। इसके अलावा बच्चे बार बार, बच्चों को दस्त हो रहे हैं, बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों में बार बार कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, ये प्रॉब्लम्स फ्रिक्वेंटली हो रही हैं बच्चे को, तो इसका मतलब बच्चा आपके कुपोषित है। क्लियर है? ये भी कारण है। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है बच्चे के कुपोषित होने का, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं बच्चों के कुपोषित होने का, या वन ऑफ दीज, इसमें से भी कोई हो सकता है, या ये सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैंने आपको कारण बताया है कि बच्चा किसी भी कारणवश कुपोषित हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे? कुपोषण से होने वाले रोग। अब सबसे पहले जो कुपोषण से होने वाले रोग में सबसे बड़ा जो रोग पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब प्रोटीन और एनर्जी जो 2 ब्रॉड आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर पोषक तत्व हैं, इनकी कमी से बच्चे के अंदर होने वाला रोग आपके मैरस्मस कहलाता है और क्वाशरकोर कहलाता है। ठीक है, मैरस्मस जो है, जिसे आप सूखा रोग बोलते हैं हिंदी में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे का शरीर जो है वो बिल्कुल दुबला हो जाता है, बच्चे का शरीर एकदम क्षीण हो जाता है, एकदम मतलब छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे ये आप देखेंगे मैरस्मस का जो बच्चा है,
इसमें क्या हो गया, बच्चे की बिल्कुल सनकेन आईज हो गई हैं, मुंह जो है एकदम बच्चे का बूढ़ा जैसा हो जाता है, बच्चे बहुत एज्ड लगने लगते हैं बच्चे, और जो उनकी रिप्स हैं, जो उनकी पसलियां हैं वो दिखने लगती हैं, विजिबल होती हैं, उनकी स्किन एकदम ढीली ढाली हो जाती है, थिन एंड बोनी फेस हो जाता है, मुंह की हड्डियां साफ दिखने लगती हैं, मतलब शरीर में अंदर क्या होता है, फैट लेयर होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पुअर ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ बहुत कम होती है, उसके हेयर्स भी जो है वो झड़ने लगते हैं, हेयर्स में कमी भी आने लगती है, ये मैरस्मस में होता है आपके, ठीक है। क्वाशरकोर में क्या होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकोर। क्वाशरकोर भी एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे को बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसमें एडिमा कॉज होता है, एडिमा मतलब सूजन, ये जो आप देख रहे हैं स्वेलो एब्डोमेन है, ये एडिमा है, एडिमा का मतलब सूजन हो गई है उसके पूरे शरीर में, उसके पैरों में, लेग्स में जो है स्पेशली एडिमा देखने के लिए मिलेगा आपको, एडिमा का मतलब सूजन हो जाए, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा जल इकट्ठा हो जाता है सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, जिसे आप शोफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोफ, ठीक है। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, शोफ। इसके अलावा बच्चे में चिड़चिड़ापन होता है, उसकी त्वचा में परिवर्तन आने लगता है, उसके चेहरे का आकार बिल्कुल मून फेस हो जाता है, उसका चेहरा जो है वो मून फेस का हो जाता है, अनीमिया में होता है, अनीमिया भी कॉज होता है। इसके अलावा फ्लैग साइन, फ्लैग साइन का मतलब होता है स्टूडेंट कि बच्चे के बालों के कलर में चेंजेस आना। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे का ये बाल है, ठीक है, ये बाल है, तो इसमें क्या होता है, कलर में चेंजेस आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है उसमें ब्लैक हो सकता है, एक साइड उसका ब्लू हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे ये अपर पार्ट उसका ब्लैक हो गया है, नीचे वाला पार्ट उसका ब्लू हो गया, वो रेड हो गया है। फ्लैग साइन का मतलब इसको बोलते हैं बालों के कलर में चेंजेस आना, जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं पे सफ़ेद हैं, कहीं पर काले हैं, फिर कहीं सफ़ेद काले हैं, या भूरे हो जाते हैं, बेसिकली जो कलर चेंज होता है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो इस साइन को बोलते हैं फ्लैग साइन, क्या बोलते हैं, फ्लैग साइन। इसके अलावा मून फेस, चंद्र आकार हो जाता है, मून जैसा फेस हो जाता है बच्चे का, बिल्कुल गोल गोल चेहरा हो जाता है, क्योंकि वो सूजा हुआ होता है चेहरा, उसमें क्या होता है, सेल्स में, टिश्यूज में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का चेहरा गोल लगता है एकदम। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है बच्चे के पैरों में सूजन होती है, बच्चे का स्पेशली पेट फूल जाता है। क्यों क्यों पेट फूल जाता है, क्योंकि जो लीवर है वो फैटी हो जाता है, लीवर कैसा हो जाता है, बहुत फैटी हो जाता है। तो क्वाशरकोर के बच्चे की ये पहचान होती है। मैरस्मस में क्या होता है, मैरस्मस में बच्चे का शरीर फूलता नहीं है बल्कि सूखता चला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं, सूखा रोग, क्योंकि फैट की लेयर बिल्कुल नहीं होती है, तो जो स्किन है वो एकदम टॉड लाइक स्किन हो जाती है। टॉड लाइक स्किन मतलब जैसे आपने टॉड नहीं देखा है, ये जो टेडपोल्स होते हैं, टॉड होते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है, एकदम से घुरघुरी घिरघिरी सी, टच नहीं कर सकते आप, अजीब सी स्किन होती है, तो उसको टॉड लाइक स्किन बोलते हैं, ठीक है। मैरस्मस के बच्चे में, मैरस्मस के बच्चे में फैट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोटीन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, बच्चे का जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे का वजन नहीं होता है, बल्कि बहुत कम वजन होता है, ठीक है। शरीर अजीब सा हो जाता है, बूढ़ों की तरह दिखने लगता है, तो वो होते हैं आपके मैरस्मस। मैरस्मस तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वाशरकोर का बच्चा है, ये मैरस्मस है। क्वाशरकोर में स्पेशली सूजन आती है, पेट पर और पैरों पर स्पेशली सूजन आ जाती है। पेट में इसलिए आती है क्योंकि जो लीवर है वो बिल्कुल फैट ही हो जाता है, बहुत सूज जाता है। फ्लैग साइन देखने के लिए मिलेगा आपको क्वाशरकोर में। फ्लैग साइन का मतलब बालों में परिवर्तन, बालों के कलर में चेंजेस हो जाते हैं, स्पेशली ब्राउन कलर के बाल हो जाते हैं, ठीक है। मून फेस, ये सब जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये क्वाशरकोर के हैं। मैरस्मस में क्या होता है, मैरस्मस में आपके बच्चे की जो स्किन है वो बिल्कुल लटक जाती है, सूख जाती है, उसकी पसलियां दिखने लगती हैं, थिन एंड बोनी फेस हो जाती है, और पुअर ग्रोथ होती है, पैर वैर सब बहुत सूखे हुए होते हैं। तो ये है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि बच्चे में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। इसके बहुत से कारण हैं, इसके सबसे बड़ा कारण आपके होता है पावर्टी। पावर्टी मतलब आपके हो गया गरीबी, जिसको आप बोलते हैं, बहुत बड़ा कारण होता है। जो लोग आपकी गरीबी रेखा के नीचे होते हैं या बहुत ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं, उनमें ही समस्या पाई जाती है। दूसरा इसका कारण हो सकता है आपके मात्रक कुपोषण। जैसे मैंने बताया कि माँ जो है उसका पोषण लेवल बहुत घटिया था, बहुत मतलब गलत तरीके से वो न्यूट्रिशन ले रही थी, उसने कुछ खाया पिया ही नहीं, उसको कुछ दिलाया नहीं गया, उसको टैबलेट्स भी नहीं दिलाई गई आयरन कैल्शियम की, होता है ना, थोड़ा सा फीमेल्स को अवॉइड कर दिया गया, या किसी भी तरीके से वो संक्रमित रही, उसने अनहाइजीनिक कंडीशंस पे वो रही, अज्ञानता है, उसे पता ही नहीं है कि उसको प्रोटीन लेना है, उसको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है जब वो प्रेग्नेंट है, उसको कैल्शियम रिच डाइट लेनी है जब वो प्रेग्नेंट है, तो अज्ञानता है, ठीक है। या बच्चे को ही गलत आहार दे रहे हैं, बच्चे को आहार गलत मात्रा में दे रहे हैं, ना तो उसको प्रोटीन रिच डाइट दे रहे हैं, ना उसको एनर्जी रिच डाइट दे रहे हैं, तो बच्चे में पीईएम कॉज होता है। पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से ये बीमारी होती है, ठीक है।
स्पेशली जो मैरिस्मस होती है ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होती है, एंड जो क्वाशरकोर होती है वो आपके प्रोटीन की कमी से होती है, स्पेशली जब हम इसको इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। बट ये दोनों ही आपके पीईएम का कारण है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का कारण है, क्योंकि बच्चे के आहार में या माँ के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इसके लिए क्या करा जाता है, इसके लिए बच्चे को प्रोटीन और ऊर्जा से मतलब हाई कैलोरी लिक्विड फूड्स दिए जाते हैं, हाई प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है बच्चे को, जैसे कि आपके भुना चना है, गिरीदार फल है, दालें हैं, अनाज है, और टीकाकरण भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके बात होगी पीईएम की, जो कि कुपोषण से होने वाली पहली बीमारी है, हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में। दूसरा होता है स्टूडेंट्स ज़िरेप्थेल्मिया। मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है ज़िरेप्थेल्मिया के ऊपर, आप देख सकते हैं। ज़िरेप्थेल्मिया पढ़ाया है मैंने आपको, लेथायरिज्म पढ़ाया हुआ है। ज़िरेप्थेल्मिया जो है वो आंख में विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है स्टूडेंट्स। बच्चों में भी ये देखने के लिए मिलती है, स्पेशली जहाँ पर, इसीलिए जो जब टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, तो बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, ठीक है। हर शायद 1 साल के बाद से बच्चे को विटामिन ए की खुराक देना स्टार्ट कर देते हैं, और 6 महीने पे, और 5 साल तक बच्चों को पिलाई जाती है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो रिच इन फ्रूट्स में होता है, रेड एंड येलो कलर की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होता है, मिल्क में भी पाया जाता है। बट कहीं कहीं क्या होता है, जो गरीब लोग हैं वो दूध नहीं पिला पाते बच्चों को, वो फल वगैरह सब नहीं खिला पाते हैं बच्चों को उतना अच्छे से जो अमीर लोग खिला सकते हैं ना। तो उसमें, उस कंडीशन में बच्चों में जो है विटामिन ए की कमी होती है, जिसकी वजह से उनमें ज़िरेप्थेल्मिया, डायरेक्टली ज़िरेप्थेल्मिया नहीं होता, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ज़िरेप्थेल्मिया, ये ऑर्डर है ज़िरेप्थेल्मिया का। एंड ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये अकॉर्डिंग टू WHO हैं। आप लोग पूछते हैं कि मैम वो बताइए, ऑर्डर बता दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, देन सबसे लास्ट में क्या होता है। सबसे पहले आपके होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रतौंधी जिसे आप बोलते हैं, कम दिखना स्टार्ट होता है, रात्रि का अंधापन बोलते हैं जिसे आप, ये सबसे पहला आपके सिम्टम होता है ज़िरेप्थेल्मिया का, सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है। देन आपकी कंजक्टाइवल ज़िरोसिस होता है, कंजक्टाइवल ज़िरोसिस मतलब कंजक्टावा का आपके सूखना, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लक्षण है। फिर आपके बाइटॉट स्पॉट्स देखने के लिए मिलता है। बाइटॉट स्पॉट एक तरीके का ऐसे त्रिभुज आकार के जो है धब्बे से हो जाते हैं यहाँ पर जगह जगह पर, और वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, बाइटॉट स्पॉट। देन कॉर्नियल ज़िरोसिस होता है। देन आपकी कार्निया जो होती है, कार्निया वो सूख जाती है, आंख का जो सबसे बाहरी परत होता है वो आपके बहुत चमकदार होता है, लेकिन जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो जो चमकदार परत होती है वो सूख जाती है, कांतिहीन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपके आता है कार्नियल अल्सरेशन। अल्सरेशन किसको बोलते हैं, केराटोमेलेशिया। ये आपके जो स्थिति होती है, ये आपकी स्थिति होती है ग्रेटर देन मतलब लेस देन 1/3 कार्नियल सरफेस। अभी कार्नियल सरफेस कितनी खत्म हुई है आपके, 1/3 खराब हुई है। जो नेक्स्ट आती है वो आपकी आती है कार्नियल अल्सरेशन केराटोमेलेशिया, मतलब 1/3 से ज्यादा खराब हो गई है कार्नियल सरफेस आपके। देन आपके कार्नियल स्कार होता है। देन आपके कॉज होता है ज़िरेप्थेल्मिया फंडस, ज़िरेप्थेल्मिक फंडस। तो जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है वो ज़िरेप्थेल्मिया होती है, और स्टार्टिंग किससे होती है, ये नाइट ब्लाइंडनेस से होती है, और ये मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया है बिकॉज इट इज गिवन बाय क्लिनिकल फीचर, WHO क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। जेड से जो है आपके ज़िरेप्थेल्मिया को डिनोट किया जा रहा है, ज़िरोसिस को डिनोट किया जा रहा है। तो ZN इट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ZN से क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है। ZIA दैट इज कंजक्टाइवल ज़िरोसिस, ठीक है। ZIB दैट इज बाइटॉट स्पॉट्स। Z2 कार्नियल ज़िरोसिस। फिर आता है X3A, मैं Z बोल रही हूँ, X3A कार्नियल अल्सर फॉर कार्नियल सरफेस, ठीक है। फिर X3B कार्नियल अल्सर ऑफ कार्नियल सरफेस। देन आपके आता है XS कार्नियल स्कार, ठीक है, कार्नियल स्कार जो है आपके इसके बाद की स्टेज होती है। और देन आपके आता है XF ज़िरेप्थेल्मिया फंडस, ज़िरेप्थेल्मिया फंडस। इसमें जो ये X है ये आपके ज़िरेप्थेल्मिया को ही, ज़िरोसिस को ही दर्शा रहा है, और ये एक ऑर्डर है, ये राइट एंड बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, जो कि नेट में भी पूछा गया, हर बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से, कि सबसे पहला जो है लक्षण वो क्या होता है, रात्रि का अंधापन होता है। बाइटॉट स्पॉट में क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति दिखने लगती है आंख के अंदर। कार्नियल ज़िरोसिस क्या होता है, देन आपके ये जो है कार्नियल अल्सर क्या है, कार्नियल स्कार क्या है, और ज़िरेप्थेल्मिया क्या है। लास्ट में शुष्काक्षी पाक्ष बोलते हैं इसको, आई थिंक हिंदी में। पूरी तरीके से आंख आपके सूख जाती है, इस तरीके की आईज होती है और इस तरीके की आईज में कन्वर्ट हो जाती है,
तो ये है विटामिन ए की कमी से होने वाला जो कुपोषण है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए प्रॉपर बॉडी में नहीं पहुंच रहा है तो इस तरीके की बीमारी कॉज होती है। तो विटामिन ए के लिए क्या करना है, दूध लेना है, देन आपके जितने भी येलो एंड रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उसको कंज्यूम करना है, और हर बच्चे को विटामिन ए की खुराक दिलवानी है 5 साल तक, ठीक है। और ये ऑर्डर आपको अच्छे से अपने में नोट डाउन कर लेना है, पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, यही ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आपके बहुत सारे और विटामिन की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है, तो वो आपने पढ़ा ही है, इस बार एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ। ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस तो सबसे पहला साइन है, लास्ट आपके ज़ेरेप्थेल्मिया तक जाती है, ठीक है। फिर B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से आपके इसको बोलते हैं एरिबोफ्लेविनोइड्स, ठीक है। एंगुलर स्टोमाटिस जो बीमारी है वो राइबोफ्लेविन की कमी से होती है, जिसमें आपके बच्चे के जो होठ के पास है वहां पे कोण बन जाता है। कोण मतलब दोनों जो कोने हैं होठ के वो फट जाते हैं मुंह के पास के। इसके अलावा आपके ग्लॉसिटिस कॉज होता है। ग्लॉसिटिस मतलब जीवा शोध, ये स्पेशली फीमेल्स में होता है, जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाती हैं तो जीभ बिल्कुल लाल हो जाती है, जल जाती है, और चिलोसिस कॉज होता है। चिलोसिस मतलब इसमें होठ फट जाते हैं, तो ये सब राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। B3 की कमी से पेलिग्रा होता है, B5 की कमी से पैरेस्थीसिया होता है, B6 की कमी से अनीमिया होता है, 7 की कमी से डर्मेटाइटिस कॉज होता है बच्चों में या बड़ों में भी। अभी तो हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं क्योंकि 5 साल तक के बच्चों को हम कुपोषण में लेके चलते हैं, ठीक है। B9 की कमी से आपके अनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। B12 की कमी से आपके होता है परनीशियस अनीमिया, ठीक है। कौन सा अनीमिया होता है? परनीशियस अनीमिया। विटामिन B17 दैट कॉज कैंसर। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, गम swell हो जाते हैं, जो मसूड़े हैं वो बिल्कुल सूज जाते हैं, स्कर्वी कॉज होता है। विटामिन D की कमी से आपके पता ही है रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया भी कॉज होता है। विटामिन ई की कमी होती है तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, इस ई की फर्टिलिटी मतलब बांझपन हो जाता है। और के की कमी है तो क्या नहीं होगा, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगी, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये और भी बीमारियां थी जो कि अलग अलग मिनरल्स एंड वाइटामिन की कमी से होती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये कुपोषण में ऐड की जाती है। कुपोषण में आपके विटामिन सी भी पढ़ते हैं और आपके ए की कमी भी पढ़ते हैं, और इन सबसे संबंधित जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं चैनल पर। विटामिन ए की कमी से कौन सा प्रोग्राम है वो चलाया जाता है, इसके अलावा ये घेंगा की कमी को दूर करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अनीमिया होता है आपके। अनीमिया की कमी से भी मैंने अनीमिया इसमें नहीं ऐड करा, ओ माय गॉड, अनीमिया भी होता है। अनीमिया जो होता है वो आपके कॉज होता है रक्त की कमी हो जाती है बच्चों के अंदर या महिलाओं में रक्त, इसीलिए जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या क्या देते हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, और अनीमिया के ना कॉज हो उसके लिए उसको आयरन की टैबलेट देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मिलती हैं तो बच्चों में भी अनीमिया कॉज हो जाता है। तो अनीमिया के लिए जो है आपके एक प्रोग्राम चलाया गया था 1975 में, अनीमिया को दूर करने के लिए 1970 में चलाया गया था, सॉरी, पोषण अनीमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सब कुपोषण के कारण बच्चों में होता है। क्या क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, देन ज़ेरेप्थेल्मिया जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, देन आपके हमने पढ़ा अनीमिया जो कि मैंने आपको बता दिया, अनीमिया आपके लौह तत्व की कमी से होता है। देन हमने बहुत सारे विटामिन की कमी से जो जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में जाना, और अब हम जानेंगे आपके ये वही है सब कुछ। B1 की कमी से जो मैंने आपको बताया, B2 की कमी से आपके ग्लॉसिटिस कॉज होता है। ग्लॉसिटिस को क्या बोलते हैं आपके हिंदी में, जिसमें आपके जो जीवाशोध होता है, जीवाशोध ये स्पेशली फीमेल्स में होता है। इसमें जो जीभ है वो बहुत लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार फूड खाने से जीभ लाल हो जाती है। एंड चिलोसिस भी आपके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से कॉज होता है। तो ये तो आप देख ही लेंगे, ये आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगा PDF में। कुपोषण की क्या क्या ट्रीटमेंट है, अब आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको गर्भधारण पता चले 1 माह के अंदर तुरंत अपने निजी अस्पताल में आंगनबाड़ी में जाकर जो है टिटनेस का टीका लगवाएं, टेस्ट करवाएं। इसके अलावा जो भी थेरेपी वो बताएं, जो भी डाइट वो बताएं उसको लें, और जो भी टैबलेट्स हैं लाइक फोलिक एसिड की है, आयरन की है, कैल्शियम की है, उसको तुरंत लें, वरना बच्चे में भी क्या होगा, कुपोषण होगा। जन्म से 1 घंटे के अंदर माँ का जो दूध है वो अगले 6 महीने तक बच्चे को पिलाएं, मतलब कोलेस्ट्रॉल पिलाना स्टार्ट कर दें, और 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध डेली पिलाएं, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद उसका नियमित रूप से वजन कराना चाहिए, वेट उसका हमेशा मेजर करते रहना चाहिए, उसकी हाइट, उसका वेट उसके अकॉर्डिंग टू एज है कि नहीं है, ये मेजर करते रहना चाहिए। अगर नहीं है तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाएं, और जो भी डॉक्टर मेजर्स बता रहे हैं वो करें। 6 माह के बाद स्तनपान के अलावा बच्चे को उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे को
ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, एनर्जी हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, अलग विटामिन मिनरल सब कुछ हो, वो बच्चे को देना चाहिए। चाहे वो आप दलिया दें, चाहे वो आप सूजी का दलिया दें, चाहे आप हलवा बना के दें, चाहे आप बच्चे को जो है जैसे नहीं सेरेलैक टाइप का होता है वो आप घर में बना कर दे सकते हैं, तो वो ज़रूर देना चाहिए। सब्जियों का रस देना चाहिए, सब्जियों को उबाल करके पीस करके उसमें नमक मिला के बच्चों को दें, तो बहुत जो है विटामिन मिनरल्स भी बच्चों में पहुंचेंगे। बच्चे को अगर दस्त निमोनिया है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं, और जो भी आहार माँ का दूध देना बंद ना करें इस टाइम पर। स्पेशली क्या होता है 6 महीने से बच्चों में, पहले में बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया कॉज हो जाता है, तो लोग दूध देना बंद कर देते हैं माँ का दूध कंटिन्यू देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बच्चे को हेल्प करेंगे। इसके अलावा बच्चे का पूर्ण टीकाकरण जो भी इम्यूनाइजेशन है वो कराते रहना चाहिए नियमित रूप से। क्लियर है? आपको ये सब क्लियर हुआ? जो मैंने आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज बताई और जो आपको ज़िरेप्थेल्मिया का ऑर्डर बताया, ये सब क्लियर हुआ? पीईएम के सिम्टम्स एंड साइंस सब क्लियर हुए? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में कौन कौन से सिम्टम्स एंड साइंस डेवलप होते हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आता है आपके गोमेज क्लासिफिकेशन। गोमेज का क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक असेसमेंट है, एक तरीका है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने का कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सही है या नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे के वेट को जो है चेक किया जाता है कि बच्चे का वेट ठीक है या नहीं है, या अगर नहीं ठीक है तो वो कौन सी जो है डिग्री में गिर रहा है, मतलब कौन से लेवल पे आकर के माल न्यूट्रिशन की कौन से लेवल पे आके गिर रहा है। देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, माल न्यूट्रिशन लिखा हुआ है यहाँ पर। माल न्यूट्रिशन की 3 डिग्री होती है स्टूडेंट। फर्स्ट डिग्री होती है आपके फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन, जिसको आप माइल्ड माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब हल्का फुल्का बच्चा जो है वो माल नरिश्ड है। सेकेंड डिग्री होती है आपके, उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, दैट इज मॉडरेट। बच्चे में सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, बच्चा माल नरिशमेंट की सेकेंड डिग्री में गिरा है आके। तीसरी डिग्री होती है आपके जिसको सीवियर बोलते हैं, मतलब बच्चा कंप्लीटली माल नरिश्ड है, बच्चे में कंप्लीटली जो है बच्चा कुपोषित है। तो ये जो है आपके माल न्यूट्रिशन के स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। और ऊपर क्या है, नॉर्मल है। एक साइड क्या लेते हैं, वेट फॉर एज लेते हैं परसेंटेज में। ठीक है, वेट कैसे लिया जाता है, परसेंटेज में लिया जाता है। वेट फॉर एज परसेंटेज, वेट किसके अकॉर्डिंग है, एज के अकॉर्डिंग है, परसेंटेज में लेते हैं। तो अगर बच्चा 91 to 100% में आता है, उसका वेट 91 to 100% में आता है, तो दैट इज बच्चा क्या है, नॉर्मल है। बच्चा का क्या है, बच्चा नॉर्मल है। ठीक है, अगर बच्चे के जो वेट है वो 76 to 90% में आता है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट डिग्री माल नरिशमेंट की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट डिग्री दैट इज माइल्ड कैटेगरीज में आता है। उसमें थोड़े थोड़े लक्षण है, मतलब उसके अंदर कुछ खनिज पदार्थों की कमी है, वो थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा। अगर बच्चा 61 to 75% के बीच में आता है, इसका मतलब वो सेकेंड डिग्री माल नरिश्ड है। सेकेंड डिग्री मतलब मॉडरेट की कैटेगरीज में आता है, मतलब बच्चा कुपोषित है। अगर वो लेस देन 60 डिग्री या 60 डिग्री पे कॉज करता है, 60 डिग्री अंदर 60% पे कॉज करता है, तो इसका मतलब वो थर्ड डिग्री वाले माल नरिशमेंट में आता है। इट मीन्स वो सीवियर, बहुत बुरी तरीके से बच्चा कुपोषित है। मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि असेसमेंट कैसे करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस का। इसमें जो वेट है, वेट फॉर एज परसेंटेज में लिया जाता है, मतलब आपका 100% वेट, ठीक है, इतना होना चाहिए। एज जो है बच्चे की वो कैसे ली जाती है, परसेंटेज में ली जाती है। माल न्यूट्रिशन की 4 स्टेजेस हैं, या तो नॉर्मल होगा बच्चा, या फर्स्ट डिग्री में आएगा। फर्स्ट डिग्री मतलब माइल्ड कैटेगरी में, मॉडरेट कैटेगरी में, तीसरा है आपके सीवियर कैटेगरी में। तो अगर बच्चे का जो वेट है उसकी एज के अकॉर्डिंग 91 to 100%, ठीक है, 100% में आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है। अगर 76 to 90% के बीच में आ रहा है तो मतलब फर्स्ट डिग्री है, दैट इज माइल्ड है। बच्चा माइल्ड मतलब कुछ मात्रा में कुपोषित है। 61 to 75% में आ रहा है तो दैट इज सेकेंड डिग्री, मॉडरेट मतलब बच्चा कुपोषित है। और अगर लेस देन 60%, 60% या आपके 60 पे ही आके बच्चे का जो है वजन आ रहा है, उसका वेट आ रहा है एज के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब थर्ड डिग्री सीवियर, बच्चा बहुत बुरी तरीके से कुपोषित है। अब ये वेट फॉर एज परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, इसमें जो आपके वेट ऑफ अ चाइल्ड है, जिस भी बच्चे को आप असेसमेंट कर रहे हैं उस बच्चे का वेट लेते हैं, ठीक है, और अपॉन मतलब बटे में क्या लेते हैं, वेट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ अ सेम एज ग्रुप। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, मैंने आपको बताया उसका वेट कितना होना चाहिए, 20 किलो होना चाहिए। तो और हम जिस बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं उस बच्चे का वेट कितना है, उस बच्चे का वेट है मान लो 12,
ठीक है। 5 साल का है लेकिन उसका वेट कितना है 12, तो हम यहाँ पर किसका कर रहे हैं, 12 साल के बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे 12। और एक हमारे पास नॉर्मल एवरेज है इसी 5 साल के बच्चे का कि कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, और गुणा कर देंगे आपके 100 से। बस यहाँ पर निकल आएगा बच्चे का परसेंटेज। क्या निकल आएगा, बच्चे का परसेंटेज, वेट फॉर एज परसेंटेज, इस तरीके से निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देखते ही समझ जा रहे हैं कि बच्चे का वेट 12 है, बटे करेंगे आप 20 से, इंटू करेंगे आप 100 से, निकालिए कितना आ रहा है, और आप बच्चे की कैटेगरी निकाल लेंगे कि बच्चा किस कैटेगरी में आता है। तो ये है आपके गोमेज क्लासिफिकेशन। बस ये सिंपल आपके असेसमेंट का एक तरीका है। वेट फॉर एज लिखते हैं एक साइड परसेंटेज में आपके, और एक साइड आपके माल न्यूट्रिशन की सारी स्टेजेस लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो असेसमेंट है इसको हम दोबारा से और अच्छे से, बहुत सारे असेसमेंट के तरीके हैं माल न्यूट्रिशन के, उसको हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी, और कौन कौन से तरीके से आप माल न्यूट्रिशन को चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे चेक किया जाता है। दीज आर द असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब ये तरीके हैं मापने के बच्चे के वजन को और बच्चे की एज एंड हाइट को। तो ये एक तरीका था गोमेज क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके साथ क्लियर किया। इसका ये फॉर्मूला है, आप रख लीजिए। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स टेलीग्राम पर दूंगी, देन आप निकालिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक माल न्यूट्रिशन यहीं पर खत्म होता है। इसमें मैंने आज सभी कुछ कवर करने की पूरी कोशिश की है, देन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।